हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल एक एडिटोरियल है, बट ऑफ कोर्स हमें इस एडिटोरियल में वी डोंट हैव टू डेल्व डीपर इनटू इट बिकॉज इससे हमें दो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और हम उस पर फोकस करेंगे। देखिए, मैं बहुत बार कहती हूँ कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके मेंस के पेपर्स में, उनका जो बैकग्राउंड होता है, इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी उनका जो बैकग्राउंड होता है वो मोर और लेस पॉलिटिकल ही होता है। तो अगर देखिए, आप जानते हैं अभी अडानी ग्रुप एंटरप्राइजेज पे काफ़ी ऑपोजिशन द्वारा मांग हो रही है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, जॉइंट पार्लियामेंट्री, एंड द न्यूज़ पेपर्स आर फ्लडेड विद जेपीसी, राइट? आप जानते हैं, सो यू मस्ट नो व्हाट अ जेपीसी इज। आपको ऑफ कोर्स उसका पॉलिटिक्स नहीं जानना, आपको ये जानना है कि जेपीसी क्या है, कितने तरह के मेंबर्स होते हैं उसमें, लोकसभा और राज्यसभा का रेशो क्या होता है, किन पर्पसेस के लिए एस्टैब्लिश की जाती है, एडहॉक है, इस तरह की चीज़ें। वैसे ही यहाँ पे आप जानते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शंस, देखिए अब बैक टू बैक इलेक्शंस हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस के समय तक, आप जानते हैं। सो दिस ईयर यू गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ इलेक्शंस हैपनिंग, सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग। कहीं चीज़ें जो बहुत बड़ा हॉट लाइन बन जाता है, हॉट इशू बन जाता है, तो वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कर्नाटका के इलेक्शंस के केस में यू नो द टीपू सुल्तान इशू, राइट? तो आपसे, जैसे कि इफ आई रीड इट, द पोलिटिकल course in Karnataka is getting coarser by the day. A senior minister of the BJP government in Bangalore recently said at a public rally that the leader of opposition and former chief minister Siddaramaiah should be finished off just like Tipu Sultan was. कि सिद्धरमैया जी को भी वैसे ही खत्म कर देना चाहिए जैसे टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया था। तो ये अब क्योंकि बहुत बड़ा इशू बन गया है, राइट? आप जानते हैं किस तरह की प्रोटेस्ट इससे रिलेटेड चल रही हैं, और टीपू जयंती को लेके भी काफी ज्यादा अगेन न्यूज़पेपर्स वो फ्लडेड विद टीपू जयंती बनाई जानी चाहिए या नहीं बनाई जानी चाहिए। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 20 नवंबर, डू नॉट बी शॉक्ड कि आपके पेपर में ये कहीं चीजें पूछ ली जाएं कि विद नंबर्स। यूजुअली आपको बताया जाता है कि, और आज तक हो भी रहा था, खैर कुछ सालों पहले तक जो नंबर आता था प्रीलिम्स में वो गलत होता था यूजुअली, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से नंबर्स सही होने लगे हैं। यूजुअली ये बताया जाता था कि जो मिनिस्ट्री लिखी गई है एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कि ये मिनिस्ट्री ये वाली स्कीम इंप्लीमेंट करती है, वो यूजुअली गलत होती है, पर अब कुछ समय से ऐसा भी नहीं हो रहा। सो थिंग्स आर चेंजिंग। तो ये एक इतना बड़ा इशू है जो न्यूज़पेपर में आप देख ही रहे हैं, आए दिन सुन रहे हैं। पॉलिटिक्स है तो वैसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है आपके लिए। तो यू शुड बी रिमेंबरिंग कि 20 नवंबर को टीपू जयंती सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है? तो ये कहीं कहीं चीज़ें, और फिर अभी हम देखेंगे, डू नॉट वरी, यहाँ पे 2 इश्यूज हैं जो मुझे आपको बताने हैं। द फ्रेमिंग ऑफ टीपू सुल्तान इन टर्म्स ऑफ हिज फेथ एंड एज अ डिवाइसिव मोनार्क इज ट्रबलिंग एंड एहिस्टोरिकल, द ऑथर सेज दिस, कंसिडरिंग हिज रिकॉर्ड एज अ रूलर ऑफ मैसूर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्नाटका में ऑथर कह रहे हैं कि टीपू वर्सेस रानी चिन्नम्मा, ये इस तरह का पोलराइजेशन चल रही है। द ऑथर सेज दिस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको टीपू सुल्तान को और रानी चेन्नम्मा, आई पर्सनली बिलीव रानी चेन्नम्मा पे एक मेंस का क्वेश्चन हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू। यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन रानी चेन्नम्मा इन GS1 और GS4। either ways आपके लिए, अगर से यू गेट अ क्वेश्चन ऑन विमेन, यू राइट अबाउट बहुत सारी चीज़ें आप जो लिखेंगे, अब अभी कोई ऐसे आ जाता है तो यू कैन गो इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यू कैन टॉक अबाउट देयर ब्रेवरी एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक, और साथ ही में प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही रानी चिन्नम्मा। डू नॉट बी अफ्रेड अगेन अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो। On Friday, the chief minister presented the state budget. अब देखिए यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि इस तरह के पोलराइजेशन और इन सारी बातों की वजह से यूजुअली जो कर्नाटका है, कर्नाटका का अभी तक सेक्युलर बेसिस पे, सेक्युलर वैल्यूज, लिबरलिज्म, इस तरह के वोटर्स ने प्रिविलेज किया इन तरह की वैल्यूज को। लेकिन अभी क्या है, पोलराइजेशन देखी जा रही है, ऑथर सेज दिस। एंड अभी जो रिसेंट बजट निकाला गया है, तो उस बजट में भी फाइनली हम देख रहे हैं ₹10,000 करोड़ का ग्रांट जो बेंगलुरु की कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया गया है, जिसमें कंजेशन और फ्लडिंग इन द सिटी जो हमने रिसेंटली देखी उसको डील किया जाएगा। तो देखिए बेंगलुरु में स्पेसिफिकली कर्नाटका में जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं, इट हैज़ बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड। और जिस तरह से आप जानते हैं बेंगलुरु हमारी सिलिकॉन वैली है, जिसमें केवल आप और
जो यूज है भारत का वही इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बल्कि पूरा संसार का जो सबकी आंखें हैं वहां रहती हैं। बिकॉज अगर हम सिलिकॉन वैली और इस तरह के ग्लोबल टेक जायंट्स पे वी गेट द न्यूज हियर, हमारे न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं अगर आजकल के टेक जॉब ले ऑफ्स हो रही हैं, तो अगर किसी तरह की बुरी स्थिति हमारे बेंगलुरु में भी होती है, इट गोज देयर ऑल्सो, इट रिवर्बरेट्स, राइट। तो उस केस में हमने अभी जब मानसून सीजन आया तो किस तरह से फ्लडिंग हमने बेंगलुरु में देखी, अपने ऑफिस तक जाने के लिए भी कैसे लोग तैर तैर के और कैसे जा रहे थे। तो इट वॉजंट genuinely a good optic। और ऑफ कोर्स ये बुरी बात तो है ही कि म्यूनिसिपल गवर्नेंस का निग्लेक्ट किया गया। तो फाइनली इट इज अ गुड थिंग कि बजट में ये एलोकेशन हुई है। अब देखिए हम मेंस और क्योंकि आपका फोकस बना रहे, इसीलिए ये दो इमेजेस हैं, एक टीपू सुल्तान की और रानी चेन्नम्मा की, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन यही आ सकता है प्रीलिम्स में कि क्या ये दोनों कंटेम्प्रेरीज थे, तो हम उस पर भी अभी देखेंगे, क्रोनोलॉजी पे आएंगे। लेकिन पहले मेंस के पर्सपेक्टिव से, अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से GS4 में आपको कोई क्वेश्चन आ जाए या GS1 में आपके लिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वर द डेवलपमेंट्स अंडर टीपू सुल्तान इन मैसूर, या फिर was he a democrat or what, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सो यू जस्ट राइट योर फैक्ट्स, यू हैव योर मटेरियल प्रिपेयर्ड, यू हैव रेड दैट इन योर मॉडर्न हिस्ट्री बुक, सो यू जस्ट राइट दैट। तो आप ये जानते हैं जैसे कि मतलब नवंबर 1750 आप जानते हैं कि इनका बर्थ हुआ था, किनको, ही वाज द सन ऑफ हैदर अली, यू नो दैट। और देखिए ऑफ कोर्स आपको अपने, क्योंकि मेजर डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है, सो ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, इस इंट्रोडक्शन में ही लिख सकते हैं, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर आल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। ओके, फिर उसके बाद एज यू नो ही वाज फ्लुएंट इन अरेबिक, पर्शियन, उर्दू, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिखने के बाद बेसिक आप स्टार्ट कर सकते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट्स मैसूर ने देखा टीपू सुल्तान के अंडर, ठीक है। तो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस हुई थी उनके टाइम पे, नया कॉइनेज आया था। फिर उसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे जो आप पढ़ते हैं कि एक नया कैलेंडर भी आया था, जिसे हम मौलूदी लूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं, यू नो अबाउट दैट। एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था, थर्ड पॉइंट आपके लिए ये है। और इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से मैसूर कैसे इतनी बड़ी फ्लरिशिंग सिल्क इंडस्ट्री बन गई जो आज तक हमें दिखती है वो लेगेसी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लिखने की कोशिश करेंगे। और फिर ऑफ कोर्स आप लिखेंगे कि कैसे उन्होंने जो वेस्टर्न मिलिट्री मेथड्स थे उनको एम्ब्रेस किया था, जैसे आर्टिलरी, रॉकेट्स। और साथ ही में ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन वेपन्स को आप कह सकते हैं कि गिव अप कर दिया था, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। तो नो, जब आप उनका वॉरफेयर पढ़ेंगे तो उसमें वॉर एलिफेंट्स भी हुआ करते थे और आर्टिलरी गन्स और रॉकेट्स भी थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आप मिक्स करके पॉइंट्स बना सकते हैं, दे वुड लुक गुड ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो ऑफ कोर्स आपको ये बात पता ही। अगर देखिए, क्योंकि डेमोक्रेट तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिखेंगे कि कैसे उनका डिप्लोमेसी में भी काफ़ी रुचि थी, और कैसे जैकोबिन क्लब के बारे में आप लिखेंगे कि सेरिंगापट्टम में बेसिकली जैकोबिन क्लब एस्टैब्लिश करने के लिए फ्रेंच लोगों को अलाउ किया था। ओके, ग्रेट लवर ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह से आप करके लिख सकते हैं। और फिर कैसे वो खुद भी उसके एक मेंबर बने थे। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें स्पेक्ट्रम में लिखा है ना सिटीजन टीपू, उन्होंने कहा था कि मुझे आप सिटीजन टीपू बुलाएं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर उन्होंने खुद प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी को, ये आप लिख सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी वाला एक सेक्शन है आपके क्वेश्चन का, तो ऑफ कोर्स आप उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे, कुछ जो बुरी चीजें की वो भी लिखेंगे, लेकिन उसमें 3-4 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे। डेमोक्रेसी में आया तो यू राइट अबाउट जैकोबिन क्लब ऑफ 1797, यू राइट अबाउट सिटीजन टीपू थिंग, ट्री ऑफ लिबर्टी थिंग। ओके, आप ये सारी चीजें लिख के यू कैन कंक्लूड। तो देखिए अभी तो हमने ये सब कुछ देख लिया कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स आपको एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो स्टार्टिंग की वॉर थी वो ऑफ कोर्स हैदर अली के लीडरशिप में हुई थी, और बाद की जो लास्ट वॉर थी वो टीपू सुल्तान के। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुई थी? इट वाज फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी किया था निजाम ऑफ हैदराबाद ने, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कि इस जगह जो टीपू सुल्तान है या हैदर अली है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मैसूर, यहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद, दे आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल द डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आई थिंक 1767 से 1769 तक थी, ये बात आपको पता होगा, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुई थी विद ट्रीटी ऑफ मद्रास।
फिर आई सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर, तो ये 1780 से 1784 तक चली। ये आप जानते हैं कि बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हैदर अली वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश कमांडर सर आयर कूट, यू रीड अबाउट हिम, राइट। तो ये चीज़ आप जानते हैं। फिर उसके बाद इसकी कंक्लूजन हमने किस तरह से देखी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साइनिंग से देखी, जो 1784 में साइन किया गया। फिर उसके बाद थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर आया, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो 1790 से 92 के बीच में फाइट की गई। तो इसमें फिर यू नो अबाउट इट कि जो रूलर ऑफ त्रावणकोर, तो आपको ये पता होना चाहिए, निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठास, रूलर ऑफ त्रावणकोर, ये कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान का और इनका मतभेद था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इन थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर, इट वाज स्टार्टेड व्हेन दी रूलर ऑफ त्रावणकोर वाज अटैक्ड बाय टीपू सुल्तान, और जो त्रावणकोर था वो अलाय था ब्रिटिश का। तो इस वजह से आपने मेरे अलाय को मारा, तो हम आप पे अटैक करेंगे। तो फिर फाइनली लेकिन इसका भी टीपू वॉज डिफीटेड ऑफ कोर्स। और ये थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर का जो कंक्लूजन हुआ वो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम के साथ हुआ, जो आज हम जानते हैं कि श्रीरंगपट्टना कहते हैं जिसे, ठीक है। फिर फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर आया, जिसमें जो किंगडम ऑफ माइसोर था, इट वाज अटैक फ्रॉम ऑल द साइड्स, चारों दिशाओं से अटैक हुआ था। और इसमें भी जो नदन पार्ट था माइसोर का, उसको मराठास ने इन्वेड किया, निजाम ऑफ हैदराबाद ने अटैक किया। तो ये फाइनल बैटल सॉर्ट ऑफ थिंग थी, जिसमें टीपू सुल्तान डायड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे 1790s के क्रॉस तो हम कर गए, 99 में ही डाइड फाइनली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये आपने दिमाग में आप डेट रखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे प्रीलिम्स हमने देख लिया, अब हम मेंस के परस्पेक्टिव से भी हमने देख लिया, अब हम रानी चिन्नम्मा के बारे में देखेंगे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए व्हेन शी वाज बोर्न, ऑल्दो वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट 23 अक्टूबर 1778। तो अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए 1778 मैंने बोला, ओके, 1750 में टीपू सुल्तान पैदा हुए थे, 1799 में उनकी डेथ हुई, तो और 1778 में पैदा हुए, तो कंटेम्प्रेरीज तो हैं ही, तभी तो ऑफ कोर्स दे आर पिटेड अगेंस्ट टू पे क्या बोले, अगेंस्ट तो नहीं, पर एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हमें एम्ब्रेस करना चाहिए रानी चिन्नम्मा, वाई टीपू सुल्तान एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि ही वाज अगेंस्ट से सम फेथ, है ना। तो इस तरह की चीजें तो कंटेम्प्रेरीज थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो रानी चिन्नम्मा क्वीन ऑफ कित्तूर आप जानते हैं, ओके, इट वाज अ प्रिंसली स्टेट इन प्रेजेंट कर्नाटका, शी वाज बोर्न देयर। एंड ये भी आप जानते हैं, आप देखिए अगर बाय चांस, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में भी हमने एडिटोरियल्स भी पढ़े हैं, आर्टिकल्स भी देखे हैं कि आर होम मिनिस्टर स्पीक्स दिस अ लॉट, स्पेशली लेटली ही इज बीन टॉकिंग अबाउट इट वेरी मच, कि हमें जो विमेन फ्रीडम फाइटर्स थी उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको प्रिपेयर करके जाना है एक बहुत अच्छा आंसर विमेन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, ओके। सो यू कैन राइट अबाउट रानी चिन्नम्मा। फिर उसके बाद भी आप लिख सकते हैं कि जो फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आप कंक्लूड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी जो विमेन थी प्रेजेंट, विमेन मेंबर्स, उनसे कर सकते हैं। ये एक फ्लो देगा आपके आंसर को। कमिंग बैक टू रानी चिन्नम्मा, तो ऑफ कोर्स आप ये बात जानते हैं कि शी वॉज बॉर्न इन, जो अभी देखिए ये और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके प्रीलिम्स में ये बात लिखी है दैट शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन बेलगावी, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेलगावी का इशू आपको पता है कितना ज्यादा पॉलिटिकली इंफ्यूरिएटिंग इशू है। तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है रानी चिन्नम्मा के बारे में जानना कि वो काकती विलेज में पैदा हुई थी, जो आज के उस समय के बेलगांव और अभी के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एट द एज ऑफ 15 शी बिकेम द क्वीन ऑफ कित्तूर, ओके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज शी मैरिड द किंग ऑफ कित्तूर, राजा मल्ल सर्जा, पर unfortunately her husband died in 1816, और उनके पास of course they had a son, पर unfortunately he also died in 1824। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक बॉय को, बेबी बॉय को अडॉप्ट किया और उनको हेयर डिक्लेयर किया अपने सिंहासन का, अपने थ्रोन का। लेकिन ब्रिटिशर्स आप जानते हैं कि अडॉप्टेड किड्स को नहीं मानते थे राइटफुल एयर्स ऑफ किंगडम्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब देखिए सुनने की बात यहाँ पे ये है कि इस समय पे 1824 के समय पे
तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कोडिफाई भी नहीं की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लेकिन इट वाज प्रैक्टिस बाय द कंपनी अर्लियर ऑल्सो। ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रानी चेन्नम्मा के जो अडॉप्टेड सन को उन्होंने कहा था हम नहीं मानते, और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तरह का कुछ अप्लाई किया उन्होंने, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज नॉट इवन कोडिफाइड बाय देन बट इट वाज अप्लाइड इवन बिफोर दैट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, तो रानी चेन्नम्मा बीइंग रानी चेन्नम्मा, शी रिजेक्टेड, ये इलिजिटिमेट डॉक्टरीन है उन्होंने कहा, एंड आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर सॉवरेनिटी, कम ऑन गो अवे, अदरवाइज आई वुड टेक अप आर्म्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी डिड। तो ऑफ कोर्स आप ये भी जानते हैं, से यू आर राइटिंग अबाउट रानी चेन्नम्मा, आप लिख सकते हैं मेंस में कि you know she was trained in sword fighting, archery and horse riding from her childhood। ठीक है, फिर उन्होंने 1824 में ही वॉर लड़ी कंपनी के साथ। तो अब यहाँ पे एक और चीज आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनका रिबेलियन था वो इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 से भी 3 डेकेड्स पहले हुआ है। तो जो इस तरह की ब्रिटिशर्स के इलेजिटिमेट जो चीजें थी, स्कीम्स थी, पॉलिसीज थी, उनका हर जगह अपना सॉवरेनिटी थोपने की बातें थी, उससे भी पहले उनको डिटेस्ट किया गया है बहुत बड़े बड़े लोगों द्वारा। ओके, रानी चेन्नम्मा उनमें से एक है। ये वॉर ऑफ 1824 इज एन एग्जाम्पल, इज अ टेस्टिमेंट ऑफ दैट। तो आप ये लिख भी सकते हैं, ये आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है। ओके, तो इस समय ये जो वॉर हुई तो उसमें दे केम अप विद 20,000 मैन और सो, और 400 गन्स के साथ आए। तो उन्होंने दे मेड एन अटेम्प्ट कि हम इनको लूट भी लेंगे और रेट भी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, दे फेल्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ, लेकिन फाइनली इतनी ब्रेवरी के बाद भी दे फॉट, फर्स्ट बैटल हुई और ये सब कुछ है ना, पर इसके बाद भी और फर्स्ट जो बैटल हुई उसमें कंपनी हारी भी, लेकिन उसके बाद दे समहाउ कैप्चर्ड रानी, और फिर उसके बाद एक किसी जेल में ले गए, एंड देयर शी एक जिसे हम बेहोंगल फोर्ट कहते हैं, और फिर उन्होंने शी ब्रेथ हर लास्ट तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक और बात अगर आपके प्रीलिम्स में आ जाए तो ये भी पता होना चाहिए, जो अभी पार्लियामेंट का कॉम्प्लेक्स है उसमें रानी चेन्नम्मा की एक स्टैचू है, जिसको प्रतिभा पाटिल जी ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने अनवील किया था। अभी भी जब आपने देखा द्रौपदी मुर्मू जी जब उनका इनॉग्रल सेशन था तो उन्होंने पहले जाके रानी चेन्नम्मा को ट्रिब्यूट पे की उनके स्टैचू को, एंड देन शी वेंट ऑन टू हर वर्क। तो अगर आपने देखा होता तो इट वुडंट हैव बीन अ थिंग फॉर यू। और देखिए ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि फोटोज आई थी ओके इस तरह की, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता हो। अब देखिए हमें एक्सप्लेन सेक्शन डिस्कस करना है, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम रिलीजियस कोड्स ऑफ मैरिज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको वैसे भी ये कुछ समय से काफ़ी न्यूज़ में है फॉर वेरियस रीजंस एज यू वेरी वेल नो, और अभी रिसेंटली एक्टर स्वरा भास्कर शी टाइड अ वेडलॉक तो अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक एक्टर गॉट मैरिड इसके अंडर, पर ये वैसे ही बहुत ज़्यादा, तो एक मौका इंडियन एक्सप्रेस को लगा होगा कि चलिए स्पेशल मैरिज एक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, और कहीं चीज़ें दे आर ऑल्सो वेरी श्योर कि आपको नहीं पता होगा, इसीलिए तो एक्सप्लेन सेक्शन बनाया गया है इनके द्वारा। ठीक है, द चॉइस टू मैरी अंडर सेक्युलर पर्सनल लॉ इज थ्रू द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। व्हाट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954? ये एक एक्ट है जिसे पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा अक्टूबर 9, 1954 को। ये एक सिविल मैरिज को गवर्न करता है जिसमें रिलीजन नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट आपकी मैरिज को सैंक्शन करता है। ठीक है, तो ये तो एक पॉजिटिव अफर्मेटिव सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट हो गई। जो एक स्टेटमेंट, तो देखिए एक क्वेश्चन आता है ना जब आपके प्रीलिम्स में, तो उसमें से एक स्टेटमेंट तो पॉजिटिव होती है और वो सही होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो एक चीज बता रही है, कॉमन है, आम है, जो सही है, बिल्कुल आंख बंद करके आप उसको सही मार्क कर सकते हैं, जिसमें से भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कोई दिक्कत हो सकती है, कुछ अच्छा संदेश, क्योंकि ऑप्टिमिज्म अगर आपको उसमें से कहीं से भी दिख रहा है ना तो वो सही होता है। इशूज ऑफ पर्सनल लॉ सच एज मैरिज, अब आप जानते हैं कि डिफरेंट रिलीजियस लॉज हैं जो पर्सनल इश्यूज हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, उनके बारे में डिफरेंट चीजें वो कहते हैं।
जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसमें क्या है कि अगर आप इन दोनों पर्टिकुलर एक्ट के तहत किसी के साथ मैरी करना चाहते हैं और वो सामने वाला इंसान किसी और धर्म का है, तो वो अगर आप इसी एक्ट के तहत मैरी करना चाहते हैं तो आप कहिए उनको कि आप कन्वर्ट हो जाइए मेरे इस रिलीजन में, तो हम अपने रिलीजन के एक्ट के तहत मैरी कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट है क्योंकि इसमें आप इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल्स, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार देखते हैं बहुत सारे IAS ऑफिसर्स दे गेट मैरिड अंडर दिस स्पेशल मैरिज एक्ट एंड इवन दो दे आर नॉट इंटरफेथ, तो वो इंटरकास्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे इंटरकास्ट कपल्स होते हैं, without either of them having to give up, so you don't have to give up your religious identity or you don't have to convert, and that's the thing here, okay। आपको अपना धर्म नहीं परिवर्तन करना। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट ये वेन्यू आपको प्रोवाइड करता है। हु कैन गेट मैरिड, कौन कौन शादी कर सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत? हर कोई कर सकता है, पीपल ऑफ ऑल फेथ्स इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड बुद्धिस्ट अक्रॉस इंडिया। सम कस्टमरी, लेकिन पॉइंट नंबर 1 जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जिस तरह की कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन ऐसी है ना जो आप अपने पर्सनल लॉज में देखते हैं वो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में भी देखने के लिए मिलेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है सम कस्टमरी रिस्ट्रिक्शंस सच एज पार्टीज नॉट बीइंग विद इन डिग्रीज ऑफ अ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप स्टिल अप्लाई टू कपल्स अंडर SMA। मतलब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए आपकी तो ही आप शादी कर सकते हैं SMA के तहत। क्या होता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप? क्या पता आप ब्रदर सिस्टर हो, क्या पता आप हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर हो एक दूसरे के, तो यू कैन नॉट मैरी। या फिर यूट्राइन ब्लड के थ्रू आप कनेक्टेड हो, वही हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इन तरह के केसेस में ये आपका इंसेन माइंड है या फिर इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, आप इन केसेस में यू कैन नॉट मैरी, ओके। तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। तो ये पॉइंट आई होप आपको यहाँ से नया पता चला होगा, ऑल्दो मे बी सम ऑफ यू might have been knowing this thing पहले से ही। सेक्शन 4 ऑफ द SMA requires that at the time, सेक्शन 4 आप याद रखिएगा क्योंकि जो भी ऑब्जेक्शन जो ट्वीट आया स्वरा भास्कर का, वो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड था और उसका कुछ ताल्लुकात सेक्शन 4 के साथ है, तो वो हम आगे देखेंगे। सेक्शन 4 ऑफ द SMA रिक्वायर्स दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके के सेक्शन 4 ये कहता है, देखिए शादी तो ठीक है सिविल मैरिज, लेकिन कोई भी इंसान जो दो लोग शादी कर रहे हैं उसमें से किसी का भी अगर कोई हस्बैंड है या वाइफ है या स्पाउस है, इफ से गो जेंडर न्यूट्रल या, तो वो लिविंग नहीं होना चाहिए, ओके। तो कोई अगर आपकी शादी हुई हुई है, वो इंसान जिंदा है और आप किसी और से शादी कर रहे हो, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका माइंड साउंड नहीं है और आप सच में अभी कंसेंट देने की हालत भी नहीं है और इसीलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि आप शादी कर रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़, इवन इफ बोथ पार्टीज आर केपेबल ऑफ, और इवन इफ आप दोनों केपेबल हैं वैलिड कंसेंट देने के, तो तब भी अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आप अनफिट हो जाते हैं मैरिज के लिए या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, तो भी ये मैरिज नहीं हो सकती। ये सेक्शन 4 की कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। इन्हीं बेसिस पे जो 30 डेज का पीरियड होता है ना कि हम लगाएंगे, बोर्ड पे लगा देंगे नोटिस, और अगर किसी को भी कोई आपत्ति हो तो आप अपने ऑब्जेक्शंस 30 दिन के अंदर अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शंस मतलब बेसिकली सरकार का रैशनल या पार्लियामेंट का रैशनल इस जगह ये नहीं है कि वो किसी को हरास करें, और तो हरासमेंट हो जाती है वो अलग बात है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इंटरफेथ मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, तो ऑफ कोर्स द कास्ट ग्रुप्स और द फेथ ग्रुप्स वोंट समटाइम्स want their people to get married interfaith, है ना, तो वो हो जाता है। लेकिन अब इस तरह से इसका अच्छा रैशनल सोचने की कोशिश कीजिए। अगर किसी इंसान का कोई वाइफ अभी है जिंदा और वो मैरिज कर लेता है, तो फिर किसी को तो बताना पड़ेगा ना कि अरे इनकी वाइफ तो रहती है घर पे और ये शादी कर रहे हैं, तो ये चीज ठीक है। द मिनिमम एज टू गेट मैरिड अंडर SMA, वही चीज क्योंकि सिविल मैरिज है और आप जानते हैं कि मिनिमम एज 21 है मेन के लिए, 18 फॉर वुमेन। हाउएवर वंस मैरिड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और पॉइंट, एक बार आप शादी कर लेते हैं इस सेक्युलर लॉ के तहत, तो अगर आप किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जो हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन रिलीजन को एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उनके तहत जो भी मतलब आपकी प्रॉपर्टी आपको सक्सेशन में मिलनी थी वो अब नहीं मिलेगी, तो आपका वो इस तरह का वो इनहेरिटेंस राइट्स बेसिकली आपका
यहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़, बिकॉज यू वुड सॉर्ट ऑफ यू विल हैव टू गिव अप योर इनहेरिटेंस राइट, ओके। What is the procedure of for a civil marriage as per section 5 of, तो क्या प्रोसीजर है? सेक्शन 5 ये कहता है कि जो पार्टीज हैं उनको एक नोटिस देना है रिटन में टू द मैरिज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कहाँ पे बेसिकली कौन सा मैरिज ऑफिसर होंगे, जो दोनों में से कोई भी एक जिस जगह पे रह रहा है पिछले 30 दिनों से, ऑफ कोर्स प्रीसीडिंग द नोटिस, तो वहाँ पे, ठीक है। तो आप किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं पिछले 30 दिनों से, कोई भी वन ऑफ देम, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के मैरिज ऑफिसर को नोटिस दे सकते हैं रिटन में। बिफोर द मैरिज इज सोलमाइज्ड द पार्टीज एंड द 3 विटनेसेस। अब देखिए, बिफोर मैरिज सोलमाइजेशन होती है, पार्टीज के साथ साथ, दोनों के साथ साथ 3 विटनेसेस आने चाहिए, ताकि वो एक डेक्लरेशन को साइन करें, डेक्लरेशन फॉर्म को, बिफोर द मैरिज ऑफिसर के सामने। एक बार ये डेक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाती है, दोनों पार्टीज को, मतलब पार्टीज को दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, जो एक कंक्लूसिव एविडेंस है इस बात का कि मैरिज जो हुई है इस एक्ट के तहत सोलमाइज हो गई है, सारी फॉर्मेलिटीज, सिग्नेचर्स ऑफ विटनेसेस, सब कुछ कंप्लाई किया गया है। अब क्या होता है, नोटिस पीरियड क्या है, ऑब्जेक्शन टू मैरिज। क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। अब देखिए, सेक्शन 6 एक्ट का ये कहता है, आपको सेक्शन याद नहीं रखने, डू नॉट वरी, ओके, कि ये जो नोटिस आपने रिटन में दिया मैरिज ऑफिसर को, इसकी ट्रू कॉपी, ओके, इसकी ट्रू कॉपी रखी जाएगी मैरिज नोटिस बुक में। और ऑफ कोर्स कभी भी इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ी किसी भी टाइम पे, तो उसको वो निकाला जा सकता है वहां से। और साथ ही में इस नोटिस को जो ऐसी जगह पे, कोई बोर्ड पे, कोई ऑफिस के अंदर ऐसी जगह पे जो दिखे साफ साफ, वहां पे इसे चिपकाया जाएगा, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन है किसी को, जो मैंने अभी रीजंस आपको बताए शुरुआत में, वो उस तरह की कोई ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन के अंदर अंदर आके बताइए। अब सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 बात करता है ऑब्जेक्शंस टू मैरिज। Any person may up to 30 days, any person, when I say any person, you don't really have to be a relative, you don't really have to be a family member to come up or pop up with an objection। यहाँ पे दिक्कत भी हो जाती है, फिर तो पूरे की पूरी खाप पंचायत के मेंबर्स उठ के आ गए तो क्या करोगे आप, ठीक है। बिकॉज एनी मेंबर, तो एनी पर्सन लिखा हुआ आपके प्रेलिम्स में, तो कंफ्यूज मत हो जाना, जी हाँ, एनी पर्सन कैन कम अप विद एन ऑब्जेक्शन up to 30 days from the date of publication of the notice, objects to the marriage on the ground that it would contravene one or more of the conditions specified in section 4 of the act. The marriage officer shall not solemnize। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन लेके आए और मुझे अच्छा लग गया और चलो मैंने आपकी मैरिज खारिज कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। मैरिज ऑफिसर को अगर लग रहा है कि इतनी बड़ी ऑब्जेक्शन है ही नहीं, इट इज नॉट इवन अ मैटर ऑफ ऑब्जेक्शन, और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये सोलमाइजेशन प्रिवेंट नहीं होनी चाहिए, तो मतलब फिर ये ऑब्जेक्शन को मद्देनजर नहीं किया जाता। द मैरिज ऑफिसर मस्ट टेक अ डिसीजन, पर ऑफकोर्स 30 दिन के अंदर अंदर मैरिज ऑफिसर को भी डिसीजन लेना होता है। दीज प्रोविजंस आर क्रिटिसाइज्ड एज दे आर ऑफन इन्वोक्ड टू हरास द पीपल। ओके, ये चीज हम देख चुके हैं। अब देखिए 2009 में क्या हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था एक प्रैक्टिस को, कि देखिए ये जो नोटिस होता है, जो रिटन में आता है इंटेंडेड मैरिज का, इसको रेजिडेंशियल एड्रेसेस पे दोनों पार्टीज के भिजवाने की क्या जरूरत है? क्या पता उनके रेजिडेंशियल एड्रेसेस वाले लोग ही ना मान रहे हो उनकी शादी के लिए, तभी तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने आए हैं। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ओके। सो मिस्टर पुलिस स्टेशन, स्टॉप डूइंग दैट। तो ये चीज 2009 में हुई थी, ओके। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब मोर रिसेंटली अगर हम बात करें, तो रिक्वायरमेंट फॉर नोटिस पीरियड हैज़ बीन चैलेंज्ड इन जनवरी 2021। द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्ड दैट कपल्स सीकिंग टू मैरी अंडर SMA कैन चूज नॉट टू पब्लिश द मैंडेटरी 30-day नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन। तो यहाँ पे ये भी चीज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोली है। ऑलराइट, तो देखिए अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे एडिटोरियल्स देखने हैं। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज देयर ऑन द थर्ड पेज। ओके, द प्रोटेस्ट टेस्ट। देखिए अब यहाँ पे कल हमने देखा था कि कैसे एक ORF और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलकर रेसिना डायलॉग हर साल कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें ना ही केवल कंट्रीज की, डिफरेंट कंट्रीज की सरकारें अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, बहुत सारे एकेडमिशियंस होते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड डायलॉग, ओके। 2016 से हर साल हो रहा है। तो रेसिना डायलॉग की प्रमोशनल, क्योंकि 2023 का भी तो एडिशन आना है, प्रमोशनल वीडियो निकाली गई। तो वो प्रमोशनल वीडियो ऑफ कोर्स सब तक पहुंची, तो उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आना था और उन्होंने भी देखी। तो उसमें 2 सेकंड की एक क्लिप सी है, जिसमें मतलब ऊपर वाली साइड पे इब्राहिम रईसी यानी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं, और नीचे वो
अपने हेयर कट करते हुए जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुई थी, वो उसकी एक इमेज है। तो दिस ऑफ कोर्स इन्फ्यूरिएटेड द Iranian establishment and they cancelled their visit। तो इसके हम इसको अपने दिमाग में रखते हुए ये एडिटोरियल को पढ़ेंगे, लेकिन ये वहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ पे ईरान और इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द कैंसलेशन, क्योंकि देखिए चाइना फैक्टर जो मैंने आपको कल बताया था वो तो है ही ना, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। द कैंसलेशन ऑफ ईरान फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू दिल्ली वेयर ही, ओके देखिए यहाँ पे जब कैंसिल उन्होंने अपने विजिट को कर दिया, तो ऑथर का ये कहना है कि आप यू वर स्केड्यूल टू स्पीक एट दिस फ्लैगशिप इवेंट, है ना, ये प्राइवेट थिंक टैंक का जो इवेंट होना था। लेकिन इससे पता चलता है कि संसार में कमी नहीं है थिन स्किन्ड लीडर्स की। लीडर्स इतने सेंसिटिव हो जाते हैं अपनी बुराई शुरू सुनते ही, इतना सबको अपनी छवि का इतना ध्यान है, ये इनका कहना है। तो ठीक है, द मोर तो इनका ये कहना है कि जितना अथॉरिटेरियन एक लीडर होता है ना, उतना उनकी स्किन जो होती है थिनर होती है, जो एक ये आप जानते हैं ना कि मेटाफोरिकली कहा जा रहा है। ओके, मिनिस्टर, ओके तो वही मिनिस्टर ने आना था, बट ऑफ कोर्स उनको पता चल गया होगा वो वीडियो देखते ही कि मेरे से सवाल पूछे जाएंगे, तो इससे अच्छा कि मैं विजिट कोई, और दिल्ली वो पता है हम उनके दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इशू बनेगा जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं उनके लिए, ये इशू है नहीं, वो आपको पता चलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एडिटोरियल because of a 2-second video. Okay, this we have done. Delhi has been quiet about the protest so far. Delhi ने कुछ नहीं कहा है, इंडिया ने कुछ नहीं कहा ये जो प्रोटेस्ट हुई इतना, लेकिन ऑल्दो हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, हमारी सरकार को पता है कि भारत में से बहुत लोगों ने सपोर्ट दिखाया है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्वीट्स हुई हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट है ना, कि दे आर डूइंग राइट एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स अ चॉइस इफ दे डोंट वांट टू वेयर हिजाब, अगेंस्ट मॉरल पोलिसिंग एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, ऑल्दो सपोर्ट बहुत दिखा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट या कोई डिनाइल नहीं आया इस बात का। बट एट द यूनाइटेड, लेकिन एक चीज़ हुई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन जो लास्ट नवंबर में हुआ, इंडिया वॉज वन ऑफ द 16 कंट्रीज जिन्होंने एब्सटेन किया वोटिंग से, ना प्रेजेंट रहे, ठीक है, यानी कि ना फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में वोट किया, हमने एब्सेंट रहना चूज किया। ओके, तो वी वर वन ऑफ दोज 16 कंट्रीज जिन्होंने एब्सेंट रहना चूज किया। किस रेजोल्यूशन पे? एक बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग मिशन बिठाना था जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कमिट किए गए हैं ईरानियन रजीम द्वारा इन ऑर्डर टू सप्रेस दीज प्रोटेस्ट। आप जानते हैं कितने लोगों को एग्जीक्यूट किया गया पब्लिकली, ताकि एक फियर साइकोसिस जनरेट किया जा सके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों में। कितने यंग लोगों, जिनकी हमने फोटोज देखी थी, 2 लड़के थे, 21 ईयर ओल्ड आई थिंक एंड 23 ईयर ओल्ड, तो उनको सबके सामने दे वर एग्जीक्यूटेड एंड सो दैट वो आप फियर जनरेट कर सकें। लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों पे बेसिकली ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन बिठाया जाना था। अब देखिए, अब इसको देखिए, जो एब्सटेंशन है इसको आप कैसे भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऑथर इस तरह से इसको इंटरप्रेट करना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं कि इंडिया ने अगर हमने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं वोट किया ना, हम रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर सकते थे या फिर हम उसके फेवर में वोट कर सकते थे। इन द सेंस हमने अगेंस्ट वोट नहीं किया कि आप फैक्ट फाइंडिंग मिशन ना बिठाओ, हमने ये तो नहीं वोट किया, हम तो कहीं ना कहीं एक टेसिट अप्रूवल तो मिला ही है हमारी तरफ से, ऑल्दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया था, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बैठ गई थी। इट वॉज इवेंचुअली अडॉप्टेड द फर्स्ट साइन, तो ये फर्स्ट साइन है जो दिल्ली और तेहरान सेम पेज पे नहीं है किसी इशू पे। द रिफ्यूजल बाय द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, और साथ ही में एक और अगर हम बात देख लें यहाँ पे कि क्या हुआ है, एक और इशू कि अब यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को बोला गया ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा कि आप ऐसा करिए कि ये जो वीडियो है इसको प्लीज़ आप पुल डाउन कर लीजिए, मतलब कुछ नहीं होगा, हम आ जाएंगे फिर विजिट करने आपके पास और दे देंगे एक स्पीच। तो लेकिन नहीं, दिल्ली सेड नो वी वोंट, ओके, तो वी रिफ्यूज्ड। तो ये एक और चीज़ है, अनदर पुश बैक बाय दिल्ली। डिप्लोमेसी वर्क्स इन डिफरेंट वेज डिस्पाइट देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया ईरान रिलेशंस हैव हैड देयर शेयर ऑफ डिफिकल्टीज। हमारे जो रिश्ते, जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, देखिए ना ही केवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, हमारा हिस्टोरिकल टाइज है, हमारी ट्रेडिशनल रिलेशंस है, एंशिएंट रिलेशंस है इनफैक्ट। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया ईरान के रिश्तों में कभी कोई डिफिकल्टी ही नहीं आई है, जी नहीं। 2019 में जब मिस्टर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत भारी सैंक्शंस लगा दी ईरान पे, तो दिल्ली ने जो एक हिस्टोरिकल, यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ, हम हमेशा से एनर्जी इंपोर्ट किया करते थे, ऑयल इंपोर्ट किया करते थे ईरान से, लेकिन हमने उनके कहने पे ज़ीरो कर दी।
तो लेकिन अभी देखिए फिर इसको आप कंपेयर कीजिए प्रेजेंट सिनेरियो से, सैंक्शंस तो रशिया पे भी लगी है ना, उनसे क्यों नहीं जीरो कर दी? तो इसका मतलब जो भारत और रशिया जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है इंडिया ईरान का रिश्ता, ये कि यहाँ पे डिफिकल्टी है। ओके, डिस्पाइट द सैंक्शंस ऑन मॉस्को इन द वेक ऑफ इट्स इन्वेजन, इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू द यूएस एंड, और साथ ही में जो हम टिल्ट होते जा रहे हैं यूएस के प्रति, अभी यूएस अपना F-35 ले आया है यहाँ पे हमारे, है ना, एग्जीबिशन में। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूएस का भी जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ हो रहा है, और इंडिया का टिल्ट भी यूएस की तरफ हो रहा है। अभी जो टाटास का जो एयर इंडिया की डील हुई है इतनी बड़ी, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। और साथ ही में ईरान की जो प्रॉक्सिमिटी है चाइना की तरफ, ये कहीं ना कहीं हम दोनों के रिश्ते के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ईरान यूएस को नहीं पसंद करता और इंडिया यूएस की तरफ टिल्ट हो रहा है, ये ऑथर कहते हैं। और इंडिया चाइना को नहीं पसंद करता और ईरान चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो ये दोनों हमारे रिश्तों के लिए चैलेंज है। लास्ट समर तेहरान वॉज अमंग द इस्लामिक कैपिटल्स, और साथ ही में नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी में हम जानते हैं किस तरह का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तेहरान की तरफ से आया था। लेकिन तब फॉर्चुनेटली हम रिलीव थे इस बात से कि उन्होंने जो उनकी विजिट थी वो कैंसिल नहीं की थी, देखें, और इस तरह से तो लेकिन उसके बाद भी इतने सारे इश्यूज होने के बाद जो हम दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्जेंस है, जैसे छाबार पोर्ट, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए वी आर ऑन द सेम पेज, अफगानिस्तान के केस में वी आर ऑन द सेम पेज, क्योंकि रीजन सेम है ना। तो कहीं ना कहीं जो ईरान है वो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड ही है, राइट। जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है, लुक वेस्ट, ये सारा कुछ आप जानते हैं। ओके, और वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑन बिग पिक्चर, क्योंकि हम दोनों ही अपनी डिफरेंसेस को पीछे छोड़ के बिग पिक्चर पे अपना ध्यान रखना जानते हैं। और ऑथर ये कहते हैं वी आर वेरी श्योर कि इस बार भी वही होगा, क्योंकि हमेशा यही होता आया है। अब देखिए हम वो बात कर रहे थे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। ऑफ कोर्स दिस एडिटोरियल इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, पर आपके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को प्रिपेयर करके जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देखिए, अगेन आपके प्रीलिम्स में अगर बिल्कुल स्ट्रैटिफाइड तरीके से ये बात लिखी है कि इसको सेटअप किया जाता है किसी पर्टिकुलर बिल को एग्जामिन करने के लिए जो पार्लियामेंट में लाया गया है, या फिर for the purpose of investigating cases of financial irregularities in any government activity, that is true. Okay, ऐसा नहीं है कि अब इसके पीछे देखिए, अब ये मिस्टर अडानी और जो मिस्टर मोदी के बीच में जो जिस तरह का कन्वर्जेंस बताया जा रहा है, ठीक है, और कि कैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्डर्स दिए, गवर्नमेंट सब्सिडरीज ने, इस तरह की बातें जो भी हो रही हैं, तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री ये हो क्यों पा रहा है, क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लाने का रीज़न ही यही होता है, या तो किसी पर्टिकुलर बिल को एग्जामिन करना हो, जैसे जो डिजिटल जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था, आपको याद होगा, ठीक है, वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इतनी सारी अमेंडमेंट्स उसमें सजेस्ट कर दी कि इससे बढ़िया तो उन्होंने कहा सरकार ने, भारत सरकार ने, कि हम नया नया लॉ बना देंगे, आप इतनी अमेंडमेंट, ये तो क्या बना दिया आपने इसको, ठीक है। तो उससे एग्जाम्पल्स अगर आपको पता हो ना जो चल रहे हैं कंटेम्प्रेरी, तो आपके लिए आंसर्स इजी डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो वैसे ही हमेशा इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स हैं कि पर्टिकुलर बिल को एग्जामिन करना हो या फिर इन्वेस्टिगेट करना हो केसेस ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन एनी गवर्नमेंट एक्टिविटी, और दोनों के ही आपको एग्जाम्पल्स पता हैं जो चल रहे हैं अभी। ओके, और ये आप जानते हैं कि ये एक एडहॉक बॉडी है, इसको एक सर्टेन पीरियड के लिए बनाया जाता है, एक सर्टेन इशू के लिए बनाया जाता है, जब वो एड्रेस हो जाता है तो फिर इसको डिसबैंड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स इसको बनाने के लिए, इसको सेटअप करने के लिए क्या किया जाता है, एक मोशन लाया जाता है, एक हाउस में उसे पास किया जाता है और दूसरे हाउस द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है, और कमेटी के जो मेंबर होते हैं जेपीसी के, वो पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। ओके, ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ मेंबर्स कैन वेरी, पर आप ये जानते हैं कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो ट्वाइस होते हैं दैट ऑफ राज्यसभा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट यू कैन कलेक्ट एविडेंस इन ओरल और रिटन फॉर्म, है ना, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकते हैं इन कनेक्शन विद द मैटर। और लेकिन एक और चीज़, एक स्टेटमेंट अगर जेपीसी के संबंध में आपके प्रीलिम्स में आए तो आप प्लीज़ उसे गलत मत मार्क करके आइएगा। अगर ये लिखा है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं और फाइंडिंग्स है इस कमेटी की, वो अगर कॉन्फिडेंशियल भी रखी जा सकती है, सो द गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन टू विदहोल्ड अ डॉक्यूमेंट इफ इट इज कंसिडर्ड प्री जुडिशियल टू द सेफ्टी और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जेपीसी बैठ भी गई तो इसमें
यू नो द गवर्नमेंट कैन ऑलवेज हैज इट्स ओन वे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो नेशनल सिक्योरिटी वाला क्लॉज है वो हर जगह अप्लाई होता है, ऑलमोस्ट हर तरह की बॉडी पे, हर तरह के इशू में। अब देखिए इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से, एडिटोरियल नहीं पढ़ना पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीग ऑफ देयर ओन, बहुत इंपॉर्टेंट बस यही है कि जो WPL शुरू हो रहा है, ऑफ कोर्स इफ यू से राइट एन essay, यू राइट एन आंसर ऑन women in GS1 in GS4 wherever, तो ये आप लिख सकते हैं WPL के बारे में, ओके, विमेंस प्रीमियर लीग। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि कैसे यू नो यहाँ पे इफ आई रीड इट कि स्मृति मंदाना के जब बिड हुई तो कैसे उनको 3.4 करोड़ के लिए प्लेयर ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स के लिए, तो ये सब कुछ वही लिखा है। तो फाइनली और यहाँ पे ऑथर कह रही हैं कि इससे क्या हो रहा है, दिस इज अ हिस्टोरिक टाइम फॉर वुमेन्स क्रिकेट, बिकॉज इतने सालों के लिए जब पुअर फंडिंग और निग्लेक्ट और इनडिफरेंस से जो जूझ रही थी विमेंस क्रिकेट या विमेंस स्पोर्ट्स, तो वो अब फाइनली वी सी एन एंड टू इट, we are seeing funding, we are seeing people's eyes on it, and people are enthusiastic about it। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, in the absence of an IPL like league till recently, despite the enhanced support it's been receiving, the wealth for players that a private league generates was missing, as was missing the अब देखिए साथ साथ में क्या है ना कि जो इतनी वास्ट टेलीविजन ऑडियंसेस मिलेगी अब विमेंस प्रीमियर लीग को, ऑल्दो विमेन क्रिकेट बहुत कम लोग देखते थे, राइट, तो वो अब कहीं ना कहीं वुड गो अवे एंड और अब जब क्योंकि टीवी पे सब देखेंगे और a lot of girls, a lot of females would get inspired by this, तो वो of course it is going to be everybody, a lot of Smriti Mandanas and Harmanpreet Kaurs would be produced in the coming times। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Okay, over 1,000 pangolins poached and trafficked in India in the past 5 years। तो देखिए आपको सबसे पहले तो पैंगोलिन के बारे में क्या पता होना चाहिए कि इंडिया में 2 स्पीशीज हैं पैंगोलिन की, एक इंडियन पैंगोलिन जो बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और चाइनीज पैंगोलिन, चाइनीज पैंगोलिन एक लार्जर एरिया में साउथ एशिया में बेसिकली पाया जाता है, लेकिन बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में दोनों ही स्पीशीज पाई जाती हैं, इंडियन पैंगोलिन भी। और अब देखिए यहाँ पे बहुत कॉमन सेंसिकल है, ये ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का रीजन पड़ेगा, है ना, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, तो इसीलिए चाइनीज पैंगोलिन जो है एशियन, साउथ ईस्ट एशियन इस तरह में कहीं पाया जाएगा, और इंडियन पैंगोलिन का तो इंडियन पैंगोलिन तो है ही, चलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरा, लेकिन चाइनीज पैंगोलिन भी यहाँ पे भी होगा, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से ये अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बोथ स्पीशीज और दोनों ही स्पीशीज इंडिया का WPA का शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड हैं, ओके। तो इसमें जेल टर्म हो सकती है अगर इफ यू से हंट दीज एनिमल्स, ओके, ये आप जानते हैं शेड्यूल 1 के साथ यही होता है। ऑन द ओके, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पैंगोलिन डे February 18 को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ कुछ चीज़ें, सब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपको, जैसे हमने कल देखा था वर्ल्ड लेप्रोसी डे, अब ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि महात्मा गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है जनवरी 30, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यू नेवर नो, इफ यू गेट अ क्वेश्चन, यू कैन गेट अ क्वेश्चन एनी ईयर, राइट, तो वो आपको पता होना चाहिए। यू शुड ऑफ कोर्स नो, क्योंकि टीपू जयंती पे इतना फ्यूरोर था, वो आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो क्योंकि पैंगोलिन्स पे, क्योंकि जब पैंडेमिक आया, सो a lot of speculations that pangolins are the reservoirs and इस तरह से वायरस का, ये सब बातें हमने देखी, तो you never know, अब इतने साल से तो आया नहीं पैंगोलिन पे इस तरह का क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड कोई, है ना। ऑल्दो 2021 के पेपर में पैंगोलिन एक ऑप्शन था एनवायरमेंट के एक क्वेश्चन में, पर यहाँ पे से वर्ल्ड पैंगोलिन डे February 18 को सेलिब्रेट किया जाता आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ में काम कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को डिटेक्ट करने में एनिमल्स एंड प्लांट्स में, तो उन्होंने एक फैक्ट शीट निकाली है। उन्होंने कहा है कि देखिए 1203 पैंगोलिन्स हैव बीन फाउंड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम 2018 टू 22। तो 2018 तक बेसिकली क्या था, 6000 पैंगोलिन्स, बेसिकली 2018 की एक रिपोर्ट आई थी ट्रैफिक की, जिसके हिसाब से 2009 से 2017 के बीच में 6000 पैंगोलिन्स का ट्रेड हुआ था, ठीक है, इलीगल ट्रेड इंडिया में। और यहाँ पे बेसिकली 2018 से 2022 के बीच में 1203 अप टू 24 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी सॉ सीजर्स ऑफ पैंगोलिन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। उड़ीसा नंबर 1, ये आपको पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है।
और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इलीगल ट्रेड हो रहा है ये लाइव पैंगोलिन्स में ज़्यादा हो रहा है, 50% प्रोसीजर्स ये थे और 40% थे स्केल्स में, ठीक है। तो उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, और आप जानते हैं कि यूजुअली चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के लिए इनकी लीगल ट्रेड होती है उनके स्केल्स की भी, क्योंकि मेडिसिन में और बहुत सारी डेलिकेसीज जो हैं वियतनाम में आप जानते हैं, तो इसकी वजह से, ठीक है। बाकी सब कुछ हमने देख लिया, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। Okay, suicide strike on key police office in Pakistan leaves 7 dead. तो Pakistan is definitely in a horrible state of affairs right now. तो आप जानते हैं कि खुद ही के ट्रेन किए गए जो थे टीटीपी के लोग आज खुद ही के अगेंस्ट अटैक्स कर रहे हैं। खैर, militants launched a deadly suicide attack on the police headquarters of Pakistan's largest city on Friday as the sound of gunfire and explosions rocked the heart of Karachi for several hours. तो इसमें 10 लोगों की जान गई है, ओके, और 3 सुसाइड अटैकर्स भी, 18 सिक्योरिटी फोर्स मेंबर्स वुंडेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। सॉरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स। रशिया टू टेस्ट मिसाइल इन नेवल ड्रिल्स विद चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट आपके क्योंकि युद्ध अभ्यास से लेके काफ़ी बातें हमने न्यूज़पेपर में देखी थी, जो इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज हुई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास उत्तराखंड में, ठीक है, पिथौरागढ़ एरिया के पास। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, मॉसी एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्योंकि आपको याद होगा जब हमने ये डिस्कस किया था कि साउथ अफ्रीका पे जब यूएस ने एक प्रेशर डालने की कोशिश की, तो इंडिया ने सबको इतनी हिम्मत दे दी है ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की एक चीज़ होती है, आप रशिया से तेल मंगवाते रहें तब भी आप पे सैंक्शंस ही लगेगी एंड ऑल ऑफ दैट, सो एवरीबडी स्पीक्स इंडियाज लैंग्वेज नाउ, ओके। तो फिर साउथ अफ्रीका ने कहा, अरे हु आर यू मिस्टर यूएसए, कम ऑन, हम हमारा जिससे भी मन करेगा हम उससे बात करेंगे, हम रशिया चाइना के साथ जिस भी तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं हम रखेंगे, यू शुडंट बी टेलिंग अस एनीथिंग, हम वी आर फ्रेंड्स विद यू ऑल्सो, डू नॉट वरी, बट नो इंटरफेरेंस, ओके। तो ये चीज़, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द गाइज आर डूइंग दिस एक्सरसाइज टुगेदर। कहाँ पे कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका के इंडियन ओशन कोस्ट के वहीं पे कर रहे हैं ये ड्रिल्स, ओके। On Friday, in a demonstration of the three countries' close ties amid Russia's invasion of Ukraine and China's tense relationship with the West, 10 दिन की एक्सरसाइज है named Moscow 2, will coincide, अब साथ ही में आप फरवरी 24 को देख रहे हैं कि रशियन इन्वेजन की 1 साल एनिवर्सरी भी है, ठीक है। तो चाइना टॉप, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इससे ये पता चलता है कि चाइना, देखिए एक स्टेट है ना जो अथॉरिटेरियन स्टेट हो जाते हैं आप, पहली बात तो आपको जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो आपको लीवरेज मिल रहा था वो खत्म हो गया, नाउ यू आर ओल्डिंग, ओके। तो you're aging है ना, तो you're getting old day by day, एक वो बात। now you're calling up your say residents and asking them, have you conceived as of yet, you married last month only, you're that desperate, you want them to have babies but they can't because everybody's lifestyle is become that way। पहले आपने उनको ड्रीम्स दिए, इंस्पिरेशंस दी, चाइना दिस, चाइना दैट, चाइना ड्रीम, ये वो, है ना। फिर उसके बाद अब आप कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्कफोर्स तो यंग ही आती है, ओल्ड पॉपुलेशन आएगी तो उसके बाद तो सोशल सिक्योरिटी बर्डन भी सरकार के ऊपर ही आएगा। नाउ यू सो डेस्परेट, यू प्रोड्यूस 2 babies, oh no 3 babies, oh no 4 babies, produce as much as you want because China wants a young workforce, okay, you're suffering there। number 2, these authoritarian जो लीडर्स होते हैं, दीज पीपल दे डू नॉट नो व्हाट इनोवेशन इज। एक टाइम तक आप अथॉरिटेरियन, देखिए जब जब कोविड आया ना तो वुहान में जैसे, खैर इन्होंने नंबर भी पता नहीं कितने असली निकाले नहीं निकाले, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, पर कहीं कहीं ना इंडिया में से भी बड़ा सपोर्ट दिखा कि अरे ऐसा होना चाहिए अथॉरिटेरियन, एक वो कि बस आपने टॉप डाउन जो अप्रोच होती है उससे कोविड कंट्रोल कर लिया एंड ऑल ऑफ दैट, फिर 0 केसेस आने शुरू हो गए, बहुत इनिशियल बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बड़ा सपोर्ट आया, फिर उसके बाद लेकिन ठीक है, जो आप वहाँ पे देखते हैं कि इस तरह के क्राइसिस सिचुएशंस में दीज गाइज वर्क, फिर उसके बाद अभी फेलियर भी तो देखा हमने, 0 टॉलरेंस पॉलिसी जो थी इनकी, 0 कोविड पॉलिसी, उसका क्या हुआ। फिर उसके बाद अथॉरिटेरियन जो सेटअप्स होते हैं ना, जो कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे एक हद तक तो आप ग्रो कर जाते हैं टॉप डाउन अप्रोच के माध्यम से, लेकिन फिर उसके बाद आप
जब किसी लिबरलाइजेशन में बिलीव नहीं करते, ग्लोबलाइजेशन में आप बिलीव नहीं करते, आप इनोवेशन को कर्ब करना शुरू हो जाते हैं। जब हर चीज़ में स्टेट घुस जाएगी तो इनोवेशन कहाँ से आएगा? और फिर जो आप ये टेक जायंट्स के ऊपर या डील मेकर्स के ऊपर या अली बाबा, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं चाइना में, उन सब पे रेड्स डालते हैं। आधे लोग तो पता नहीं गायब ही हैं, पता ही नहीं है। जैसे ये है ना, वी डोंट इवन नो वेयर बाओफान इज, है ना। तो ये इस तरह की, जब जो चाइना रेनेसा का जो एक आप कह सकते हैं सबसे दिग्गज जो बैंकर है, वो ही इज नॉट, वी डोंट इवन नो वेयर ही इज। तो आप इनोवेशन कर्व करना शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह का आप अभी क्राइसिस फेस कर रहे हैं अपनी वो जो वन चाइल्ड पॉलिसी और ये पागलों वाली बातों के वजह से, उसके बाद आप इस वजह से भी कुछ देख सकते हैं आने वाले समय में दिक्कतें, जो आप इनोवेशन को कर्व करने में लगे हुए हैं। ठीक है, गोइंग ऑफ कोर्स। तो देखिए यहाँ पे मनरेगा, मनरेगा यू शुड बी प्रिपेयरिंग मनरेगा वेरी नाइसली, ओके, बिकॉज यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन मनरेगा मोस्ट प्रोबेबली। आपको अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पे भी आ सकता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको मनरेगा के पिछले कुछ सालों का 17 ईयर्स का आपसे रिपोर्ट कार्ड भी पूछी जा सकती है। ओके, व्हाट गुड्स, व्हाट अचीवमेंट्स एंड व्हाट नॉट, व्हाट हार्म या व्हाट फ्लॉज, हार्म तो नहीं खैर, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा मटेरियल आना चाहिए, बिकॉज मनरेगा से इट इज़ ऑल्सो बिकम अ थिंग ऑफ पॉलिटिक्स लेटली, क्योंकि हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। हमने बजट एलोकेशन कम होती हुई देखी। हमने रिसेंटली अभी एक मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट शुड बी पेइंग 60:40, इस तरह से हम चीज़ें देख रहे हैं। फिर उसके बाद इससे पहले सिन्हा कमेटी बिठाई गई है मनरेगा पे। आई थिंक ये 2-3 महीने पहले की बात है, हमने डिस्कस किया था रेकमेंड करने के लिए। वी हैव सीन मिस्टर मोदी टॉकिंग अबाउट मनरेगा इन 2015-2014। मतलब देखिए, मैनिफेस्टो जो होता है हर सरकार का अपना है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का। तो जो करंट रूलिंग पार्टी है उनका ये कहना, क्योंकि मिस्टर मोदी की स्पीच से ही ये हमें पता चला था कि मनरेगा ने आज तक अच्छा बनाया ही क्या है। और यही मनरेगा की थोड़ा एक क्रिटिसिज्म भी है कि मनरेगा ने बड़े एसेट्स जो स्किलफुल जो चीज़ों की वजह से बनाए जा सकते हैं, उस तरह का तो कुछ नहीं। रोड्स वगैरह हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो कुछ इस तरह का एसेट क्रिएशन नहीं हुआ है। तो पुअर मैन्स वर्क मिलता है मनरेगा पर, ये मतलब मिस्टर मोदी ने उस समय कहा था। और इस वजह से उन्होंने सिन्हा कमीशन बिठाई है, जिससे वो सजेस्ट करेंगे कि कैसे बड़ी अच्छी एसेट क्रिएशन हो सकती है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मनरेगा पे यू शुड हैव गुड पॉइंटर्स रेडी। A key to the success of any welfare program is the conviction in its implementation. In the 17 years since the मनरेगा has been implemented, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि बहुत सारे देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो अगर हम पैंडेमिक के समय मनरेगा ना होता तो आप सोचिए क्या होता माइग्रेट्स के साथ। तो वो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये ही वो ऑथर जो हैं इस आर्टिकल के, वो कहना चाहते हैं जो ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट देने में, मानसून के समय में, राइट, और अनस्किल्ड लोगों को काम देने में जो इन्होंने किया है मानसून डेफिसिट सीजन्स में, जैसे यहाँ पे लिखा है। और जब मानसून नहीं है तो ऑफकोर्स, जब मानसून होता है तब तो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी होती है। तो और कई जगह पे मोनोकल्चर होता है तो वो 2 क्रॉप्स उगा नहीं पाते, फिर दूसरे सीजन में क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर उस केस में भी मनरेगा आता है। फिर फूड सिक्योरिटी, क्योंकि बिकॉज यू वर्क, यू से क्रिएट वेयर हाउसेज का कोई स्ट्रक्चर, बंकर्स आपने बनाए इसके तहत, तो फूड सिक्योरिटी। और तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। दिस वॉज इवन क्लियरर, पैंडेमिक से बड़ा कोई एग्जाम्पल मनरेगा का नहीं हो सकता। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। दिस इज ऑफ कोर्स द केस, लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स इन्होंने लिखा है कि हम नहीं कह रहे कि सब कुछ अच्छा ही है, पर हमें पता है कि और यूजफुल एसेट्स बन सकते थे रोड्स और इरिगेशन केनाल्स के आगे, पर वो नहीं हुआ। और इसीलिए it requires broad basing and better implementation, but it must be said that the union government's treatment of the scheme has graduated from a case of lukewarm acceptance। पहले जब नई नई सरकार नियुक्त हुई तो ठीक है, उन्होंने ल्यूकवार्म एक्सेप्टेंस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ही एक वेलफेयर टूल, इनका ये कहना ऑथर का। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि फिजिकल बर्डन, एक बोझ लगने लगा है सरकार को मनरेगा। ओके, तो ये ऑथर का कहना है। सच अ रीडिंग कैन बी जस्टिफिएबली मेड इफ द रिड्यूस्ड एलोकेशन फॉर द स्कीम इन द यूनियन बजट फ्रॉम 2.14% ऑफ द, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कैसे जो ओवरऑल आउटले है वो कम हो गया, 1.33% तक रिड्यूस कर दिया गया है। दिस वॉज डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन इन रीसेंट ईयर्स एक्सपीरियंसिंग वेज डीलेज, और वेज डीलेज, अंडर फंडिंग, और जो हम देख रहे हैं जो इनके पोर्टल में इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है
तो वही सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी है ना, तो वो सब कुछ आप लिखेंगे, लेकिन आप कई चीज़ें अच्छी भी लिखेंगे। सरकार का, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई थिंक इट्स प्रोजेक्ट उन्नति या। तो फिर अब जब एक बार 100 दिन का काम आप पूरा कर लेते हैं ना, तो फिर उस आपको स्किल किया जाता है। वो फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे कौशल विकास योजना, जो भी ऐसी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है उसके तहत करना होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनको सेल्फ, एक बार आपने 100 दिन का, मतलब ऐसा है ना कि मनरेगा का क्या एम है कि जिनके पास, जो इतनी डेस्परेट सिचुएशन में है, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको काम दिया जाए, लेकिन वो हमेशा इसी पे निर्भर रहे, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। उनको भी तो सशक्त करना है, तो वो प्रोजेक्ट उन्नति करने की कोशिश करता है, स्किल करने की कोशिश करता है, ताकि आपकी उन्नति हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। एक बार ये आपकी मजबूरी थी, मनरेगा के तहत काम मिलना मजबूरी होता है, ठीक है। तो आपकी वो मजबूरी खत्म होगी तो आपको स्किल किया जाएगा। आप ये लिखिए, इस तरह की बातें लिखना बहुत जरूरी है, सब कुछ गलत ही नहीं हो रहा होता। ऑल्सो देर इज मच एविडेंस दैट आधार बेस्ड, लेकिन वही ना, प्रोजेक्ट उन्हें भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो फिर क्या, हम समझ नहीं आता, पर आपके लिखने के लिए तो शानदार है। ऑल्सो देर इज मच एविडेंस दैट आधार बेस्ड पेमेंट्स आर नाइदर रिड्यूस करप्शन नॉर रिड्यूस, वही चीज़ हमने सोचा था, डीबीटी और ये बैंक अकाउंट्स और एंड ऑल ऑफ दैट, इस सबसे करप्शन रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए मनरेगा मेट्स, उसमें कितना करप्शन है, उनके बेचारों की खुद की नहीं पूरी होती, वेज डीले, उनमें भी दिखता है हमें। वाई क्रिएटिंग हर्डल्स विद मनरेगा मेट्स के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देयर कैन बी अ क्वेश्चन मनरेगा मेट, बिकॉज उसमें 10वीं कक्षा आपको पास होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर, आप किसी टाउन वगैरह से बिलोंग नहीं कर सकते, जिस रूरल आप जगह के हैं, आप बेसिकली मनरेगा मेड बनना चाहते हैं, वहीं के आप बिलोंग कर रहे होने चाहिए, कहीं और से आया हुआ इंसान नहीं बन सकता। तो मनरेगा मेड होता है, उसको सुपरवाइजरी काम मिलता है, उसको सेमी स्किल्ड वर्क होता है वो, ठीक है ना। देखिए इसमें जो आपको मैनुअल वर्क मिलेगा वो अनस्किल्ड लोगों को मिलेगा, लेकिन वो सेमी स्किल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यू नॉट फुली स्किल्ड, बट यू नॉट ऑल्सो अनस्किल्ड, यू हैव 10th क्लास की डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आपको मनरेगा मेट के बारे में पता होना चाहिए। उनको कहा जाता है थोड़ा सा आपको सैलरी भी ज़्यादा देगी, लेकिन फिर सैलरी उनकी आती नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और वही चीज़ हमने बहुत सारे एडिटोरियल्स रिसेंटली डिस्कस किए हैं मनरेगा पे। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी, उन्होंने अभी रिसेंटली यही कहा है कि जो कंट्रीब्यूशन 100% बाय गवर्नमेंट है फंड्स में, उसको 60:40 स्प्लिट करना चाहिए, सेंटर इज टू स्टेट, ताकि स्टेट्स भी विजिलेंट हो, करप्शन ना हो, इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो। बट दिस विल ओनली लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस इन फंडिंग, ये यहाँ पे ऑथर कहते हैं। देयर हैज बीन अ श्रिंकिंग इन द स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग जीएसटी, एंड वही स्टेट गवर्नमेंट्स जो यार, उनको इनका कहना है प्लीज़ उनके साथ और उन पे कोई बर्डन मत डालिए। पहले ही उनको जीएसटी रेवेन्यूज कम मिलते हैं, और जीएसटी से पहले उन्होंने वो जो सरेंडर कर दिए अपने टैक्सिंग राइट्स को, फिर और जो फाइनेंशियल स्ट्रेसेस पैंडेमिक की वजह से आए हैं। तो ये चीज़ ऑथर कह रहे हैं, नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड आइडिया। States taking up 40% of the funding burden would affect the payment of wages even further. Besides, मनरेगा is a demand driven. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए, although we have dealt with मनरेगा at length, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि निर्मला सीतारमन जी को हमने कल बोलते हुए सुना, क्या बोला उन्होंने अपनी स्पीच में, जब उनसे बोला गया कि आपने एलोकेशन कम की, उन्होंने कहा देखिए आपको समझ नहीं आता क्या, आपको पता नहीं है स्कीम क्या है। ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, डिमांड कम हो गई, इकोनॉमिक रिकवरी हो गई, तो सब अपने अपने कामों पे चले गए, तो फिर हम ज़बरदस्ती एलोकेट करते रहे। उन्होंने ये बात कही, तो उससे हमें पता चलता है कि डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। Okay, and salient, especially in poorer states, and it is incumbent upon the center to ensure its robust funding instead of putting the onus on individual states to do so. The government must change its approach towards मनरेगा by recognizing its potential and creating पुअर्स राइट टू वर्क। राइट टू वर्क तो आपने लिख के आना ही है, इसके बिना तो योर आंसर रिमेन्स इनकम्प्लीट। ओके, इरेगुलरिटीज ये तो फाइंड होनी थी, ये तो हमें पता ही था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स की कंप्लायंस हमने नहीं देखी, पर यहाँ पे वही चीज़ पता चल रही है कि वो जो आईटी डिपार्टमेंट की जो सर्वे हुए, नॉट सर्च, सर्च इज रेड, रेड नहीं हुई है, सर्वेज हुए, तो सर्वेज में हमें पता चला है कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सर्टन रेमिटेंसेज दैट वर नॉट डिस्क्लोज्ड एज इनकम इन इंडिया, तो वो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग का तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है शायद। ठीक है, अब साथ में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को होल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए कोई सील्ड कवर सजेशंस हमें नहीं चाहिए मिस्टर सरकार, प्लीज़। हम ट्रांसपेरेंसी, मतलब फिर जनता क्यों हम पे विश्वास करेगी। हम कह रहे हैं कि हम एक कमेटी बिठाएंगे और वो बेसिकली देखिए कि इन्वेस्टर्स सिक्योर हैं, इन्वेस्टर्स तो नहीं इम्पैक्ट होंगे, भारत के जो आम इन्वेस्टर्स हैं
अडानी के स्टॉक मैनिपुलेशन एलिगेशन की वजह से या जो भी, तो हम उसमें आपकी सजेशन लेने, वो भी सील्ड कवर में, वो उसको पब्लिक भी नहीं किया जाएगा। अरे क्यों? फिर हमसे विश्वास उठ जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो we would rather not accept the sealed cover suggestions from you, government. If we accept your suggestions in a sealed cover, the other side petitioners will not be able to see them. We want to maintain full transparency. Accepting the government suggestion in a hush hush manner, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, nothing much here. सुप्रीम कोर्ट रूल्स आउट वोटिंग, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए मिस्टर आम आदमी पार्टी, अगेन इट्स अ लीगल विक्ट्री फॉर यू। यहाँ पे जो एल्डरमैन द्वारा वोटिंग, हम ये अगेन देख चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एल्डरमैन द्वारा जो वोटिंग हुई नॉमिनेटेड मेंबर्स द्वारा एमसीडी मीटिंग में, वो सही नहीं थी, वो नहीं हो सकती, उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोवाइड नहीं करता। और साथ ही में आपको विद इन 24 आवर्स जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं मेयर के, ये हमारा ऑर्डर है। सेनाज नेम सिंबल गो टू शिंदे कैंप। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को अलॉट कर दिया है नेम ऑफ द पार्टी शिवसेना, और पार्टी का जो सिंबल है बो एंड एरो टू एकनाथ शिंदेज फैक्शन। तो मतलब जो बाला साहब ठाकरे ने पार्टी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो अब शिंदे जी की पार्टी, मतलब शिंदे जी की पार्टी वो है जो बाला साहब ठाकरे ने जिसकी नींव रखी थी। ठीक है, द कमीशन सेड दैट इट हैड बेस्ड इट। तो कमीशन ने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे मतलब अगर हम इसको पॉलिटिकली ना देखें तो आप बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन का रैशनल क्या है। उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी यहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या है, जो ग्रुप ऑफ एमएलएज हैं जो बेसिकली शिंदे फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो टोटल वोट्स हुए थे उसमें से 76% उनको मिले हैं। ठीक है, जो मतलब 55 विनिंग कैंडिडेट्स थे शिवसेना के 2019 की महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के, उसमें से जो एमएलएज अभी शिंदे फैक्शन के साथ हैं उनको 76% ऑफ द टोटल वोट्स मिले थे। ठीक है, अगर हम वोट परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे जाएं तो, और जो उद्धव ठाकरे फैक्शन है उनको केवल 23.5% वोट्स मिले थे। तो रिजल्ट आपके सामने है। इसीलिए अब असल जो यहाँ पे ऑफ कोर्स उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज डेड, शिंदे जी कह रहे हैं हमें डेमोक्रेसी पे दोबारा विश्वास हो गया। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।